नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। बस्तर के सिलगेर कैंप में 17 मई को हुई गोलीकांड के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बीच चली गोली और सवालों में घिरने के बाद पुलिस ने बयान जारी कर साफ कर दिया है कि घटना में मारे गए लोग नक्सली सहयोगी संगठन के सदस्य थे। पुलिस ने यह भी दावा किया कि उग्र ग्रामीणों की आड़ लेकर नक्सलियों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। दूसरी ओर सर्व आदिवासी समाज ने मामले में 14 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। तो वहीं प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक कैंप नहीं हटेगा विरोध जारी रहेगा। ऐसे में सवाल है कि सिलगेर में जारी तनाव के पीछे नक्सलियों का प्रोपेगेंडा है क्या है। सवाल ये भी कि आखिर वक्त रहते स्थिति क्यों नहीं संभाली गई। देखते हैं कि रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। हम लोगों को ये चाह रहे कि कैंप को हटाने का विरोध में हम लोग रेल प्रदर्शन किए। हम बिना हाथ वाले कहाँ से हम गोलीबारी चला देते। गाँव वाले के आड़ में काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली भी उपस्थित रहा और वो लोग लगातार कैंप के ऊपर हमला करने की कोशिश की गए थे। कई राउंड फायर भी की गए थे। जमीन पर आकर हमारा है, बीजापुर और सुकमा जिले की सरहद पर खोले गए सिलगेर पुलिस कैंप को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पहले गोली चलाई, जबकि पुलिस का दावा है कि ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने पहले कैंप पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जाहिर है पूरे घटनाक्रम पर दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। दरअसल सिलगेर में पिछले एक हफ्ते से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सोमवार को प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। जवाबी गोलीबारी में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। तीनों की शिनाख्त नक्सली सदस्य के तौर पर हुई, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या ग्रामीणों की आड़ में नक्सली कर रहे थे पुलिस कैंप का विरोध? बार बार कैंपों का विरोध क्यों हो रहा है? क्या नक्सलियों के दबाव में ग्रामीण कैंपों का विरोध कर रहे हैं? नक्सली प्रोपेगेंडा को क्यों मिल रही है कामयाबी? सवाल ये भी कि गोलीबारी की नौबत क्यों आई और जनप्रतिनिधियों ने आगे आकर स्थिति क्यों नहीं संभाली? ऐसे कई सवाल हैं जो सिलगेर में हिंसक आंदोलन के बाद खड़े हो रहे हैं। स्थानीय जानकारों के मुताबिक इस घटना का सीधा लाभ नक्सलियों को होगा। निश्चित रूप से जहां भी इस तरह की घटना होती है, कैंप का विरोध होता है, तो नक्सलियों का ही हाथ रहता है जब ग्रामीण लोग सामने आकर के उसका विरोध करते हैं। और मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में बस्तर ही नक्सलियों का सेफ जोन है, क्योंकि जहां जहां जंगल है नक्सली वहां सुरक्षित है, और सड़क जहां बनेगी, फोर्स जहां पहुंचेगी तो नक्सली कमजोर होंगे। क्योंकि वो सामने आके स्वयं विरोध नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वे क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं और ग्रामीणों को सामने करते हैं। तो ग्रामीणों को बलि का बकरा बनाते हैं और वो एक चारे के रूप में इस्तेमाल करके ग्रामीणों को सामने कर देते हैं, ताकि जब ग्रामीण उग्र हों और उसके पीछे वे स्वयं खड़े होते हैं अपने हथियारों से लैस होकर, और जब ग्रामीण उग्र होते हैं तो पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। बस्तर में पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि नया कैंप खुलते ही इसका विरोध शुरू हो जाता है। ग्रामीणों का तर्क होता है कि पुलिस नक्सली बताकर उन्हें गिरफ्तार करती है, जबकि पुलिस तर्क देती है कि ग्रामीण नक्सलियों के दबाव में ऐसा करते हैं। बहरहाल सिलगेर मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इसके लिए राज्य सरकार की नीतियों को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि बस्तर में लगातार हो रहे विकास कार्यों से घबराए नक्सली ग्रामीणों को भड़काने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो सिलगेर है वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के वर्तमान सरकार मंत्री हैं, हर पूर्व में जब विधायक थे तो हर छोटी घटना में उनका बयान आता था और स्वयं वहाँ पहुँचते थे। आज 6-7 दिन हो गए उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, नहीं पहुँचना भी सोचनीय है। बस्तर में ऐसे प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं, इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पुलिस की गोलियों से किसी सिविलियन की मौत ना हो। एक तरफ तो नक्सलवादियों को नहीं मार पा रहे, परंतु गांव वालों को पुलिस की गोलियों से मर रहे। मेरी जानकारी में राज्य सरकार के पास रबर की गोलियां तक नहीं है। नक्सल विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये लोगों को सामने कर देते हैं, आम जनों को सामने कर देते हैं कि मान लो कि ऐसा संघर्ष हो कि शासन के तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है और लोगों को बीच में करते हैं और उनको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो लोग नक्सलवाद के विचारधारा से जुड़ जाएगा। अरे देखो इनने ऐसा किया।
बहरहाल सिलगेर कैंप के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि कैंप के हटने तक वो इसी तरह अपना विरोध जताते रहेंगे और मौके पर डटे रहेंगे। हालांकि शासन प्रशासन मामले को संभालने में जुटा है, लेकिन सिलगेर में जो मौजूदा हालात हैं वो बस्तर में नक्सलियों की बदली रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें उन्हें काफी हद तक कामयाबी भी मिल रही है। अब सवाल है, नक्सलियों की इस नए दाव का जवाब बस्तर पुलिस किस तरह देने वाली है। बीजापुर से के संतोष के साथ नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। सिलगेर सुलग रहा है, लगातार सुलग रहा है। पिछले 4-5 दिनों से जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद जो जिन लोगों की मौत हुई है, उनको ग्रामीण कहें कि नक्सली समर्थक कहें, ये सरकार का विषय है। सरकार उनको किस रूप में मान्यता देती है। निश्चित रूप से घटना बहुत बड़ी है। यदि वो ग्रामीण मारे गए हैं, जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल कह रहे थे कि सिविलियंस की जान नहीं जानी चाहिए, तो यदि सिविलियंस की जान गई है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। सत्ता बदलती है, बहुत चीज़ें बदलती नहीं हैं, सिर्फ उनकी इंटेंसिटी में फ़र्क आता है। हालांकि इस सरकार की एक उपलब्धि मानी जा सकती है, जब ये सरकार बनी, भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम नक्सल पीड़ित जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, जो नक्सल प्रभावित लोग हैं, उनसे बात करेंगे और इसका हल उनके माध्यम से निकालेंगे। 2.5 साल हो गए, सरकार प्रयास भी कर रही होगी, लेकिन दूसरी ओर जहां फोर्स अपने कैंप आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को जारी रखे हुए है, जैसे जैसे हिड़मा के गांव के आसपास चीज़ें आने लगती हैं तो ग्रामीणों का विरोध बढ़ के दिखता है। ग्रामीण उनके साथ अपने मन से हैं, दबाव में हैं, किस स्थिति में, और वहाँ पर जो घटनाक्रम चल रहा है, कब तक ऐसा चलेगा, कब तक विकास कार्य रुकेंगे। पहले स्कूलों का विरोध होता था, फिर उसके बाद पुलियों का विरोध होता था, अब सड़कों का विरोध हो रहा है। जिस तरह से देख रहे हैं आप, इतनी चौड़ी सड़क बन रही, मतलब वहाँ पर एक आवागमन का रास्ता खुलने वाला था और विकास गाँव तक पहुँचने वाला था। अब विकास की परिभाषा शहरी लोगों के लिए अलग है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में और वनवासी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनकी परिभाषा हो सकता है अलग हो। विषय को विस्तार समझेंगे और इस विषय को राजनीतिक नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने अपनी इस चर्चा में राजनीतिक अतिथियों को आमंत्रित नहीं किया। हमने इसमें इन 2 लोगों को शामिल किया है। मनीष गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया के बहुत जाने माने नाम हैं, नक्सली मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। नरेश मिश्रा हैं, IBC 24 के बस्तर ब्यूरो प्रमुख हैं। बड़ी बड़ी नक्सली घटनाओं की लाइव कवरेज का उनको अनुभव है। नक्सलवाद, माओवाद को समझने की उनकी तासीर है और घटनाक्रम को भी बहुत अच्छे से विश्लेषण करना जानते हैं। सबसे पहले मनीष जी, आपसे बात जानना चाहूँगा, ये जो लोग मारे गए हैं वो ग्रामीण थे, आपकी जानकारी में कि नक्सल समर्थक थे, और जैसा कि पुलिस ने कहा कि इनकी आड़ में पहले नक्सलियों ने गोली चलाई, उसके बाद पुलिस ने जो रिटेलिएट किया उसमें ये 3 लोगों की जानें गई हैं। जैसा ग्रामीणों का कहना है कि जान तो ज़्यादा लोगों की गई है, उनने करीब 8 लोगों का दावा किया था। हालांकि पुलिस ने 3 के ही शव ग्रामीणों को सौंपे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो हिड़मा को घेरने की रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि मैं समझता हूँ, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, और जो नए नए कैंप लग रहे हैं उनका विरोध है, और कैंप का विरोध क्यों है, और ग्रामीण या आदिवासी वहाँ पर विकास चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या किस रूप में चाहते हैं, क्या सरकारें उनको समझने में असफल साबित होती हैं? सुरेश जी, आपका प्रश्न बड़ा समसामयिक है और निश्चित रूप से बस्तर में जिस प्रकार से पुलिस लगातार कैंप खोल रही है और कैंप के लगातार विरोध हो रहे हैं। 2020 में 14 कैंप खोले गए। ये जो नए कैंप खुल रहे हैं, ये धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में खुल रहे हैं, और चूंकि उन इलाकों में पुलिस पहुंच रही है, इसलिए नक्सली उनका विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब नक्सली उनका विरोध करते हैं तो उनके पीछे जो है वो ग्रामीणों का फेस जो है वो सामने लाते हैं। अभी तक के जो उदाहरण आए हैं वो निश्चित रूप से नक्सलियों के इशारे पर आंदोलन हुए हैं, और ये तो एक छोटा आंदोलन है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन उनमें कोई हिंसक झड़प नहीं हुई है। उसमें जो आमतौर पर पुलिस की गोली से लोग मारे नहीं गए। इस घटना में चूंकि लोग मारे गए हैं, इसलिए ये मामला तूल पकड़ लिया है और इस पर सियासत भी हो रही है और ग्रामीणों का विरोध भी उग्र हो रहा है, और पीछे से नक्सली इसको हवा भी दे रहे हैं। रही बात सिलगेर की,
तो देखिए सिलगेर पर जो कैंप स्थापित हुआ है, ये कैंप जो है वो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य को सुरक्षा देने की रणनीति का एक हिस्सा है। जैसे कि हम जानते हैं कि सिलगेर जो है वो बीजापुर और सुकमा जिले का सीमावर्ती गांव है, और एक जो बासागुड़ा से लेकर के जगरगुंडा को जोड़ने वाली सड़क आ रही है, इस सड़क का निर्माण संगीनों के साये पर हो रहा है, और इस पर जो है सिलगेर इस सड़क का अगला कैंप था। इस सड़क पर पिछले अगर हम पीछे की ओर जाएं बासागुड़ा की ओर, तो लगभग 5 कैंप और खोले गए हैं, जिनके माध्यम से सड़क निर्माण को सुरक्षा प्रदान की गई है। और ये सिलगेर भी जो है ना, ये कैंप खोलने के पीछे ये सड़क ही मुख्य उद्देश्य है। दरअसल ये भी एक संयोग है कि ये हिडमा के गांव के आसपास से होकर के गुजरती है सड़क, इसलिए ये जो है सुर्खियों में है। और पिछले दिनों हुई थी जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे, वो भी इसी सड़क मार्ग से जो है वो स्थान भी आता है। और वहां पर तर्रेम जो कि वहां से लगभग 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें कि ये धुर नक्सल प्रभावित इलाके में ये कैंप है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और ये बात भी सच है कि इस जो मामले को जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने और पुलिस ने अंडर एस्टिमेट करके लिया, जिसकी वजह से यह घटना हुई। 12 तारीख से ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे थे। अगर सरकार चाहती, अगर प्रशासन चाहता, और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये कोंटा विधानसभा का एक वो इलाका है जहां पर सिलगेर का जो मतदान केंद्र है वो कोंटा विधानसभा का 1 नंबर का मतदान केंद्र है, और जो कि कवासी लखमा वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं। कवासी लखमा इन दिनों सुकमा में है, ग्रामीण वहां तक भी गए थे। अगर मंत्री जी या वहां के और जनप्रतिनिधि अगर इस मामले को पहले से टेकल करते, ग्रामीणों को समझाते बुझाते, तो मुझे लगता है कि इस मामले को रोका जा सकता था। और निश्चित रूप से जो ग्रामीणों की मौत हुई है वो दुर्भाग्यजनक है, और ये कहीं ना कहीं ग्रामीणों को नक्सलियों का समर्थन मिल रहा है, और नक्सली जो है इसके माध्यम से अपने मंसूबे जो है वो सिद्ध करना चाहते हैं। दरअसल देखिए, इस घटना के तत्काल बाद नक्सलियों ने एक बंद का आह्वान भी किया है, और ये बंद जो है कल 21 तारीख को उन्होंने इसका आह्वान करके सुकमा और बीजापुर दोनों जिलों को इसकी जद में लिया है। और कल इस प्रकार से बंद का आह्वान करके वो अपनी रोटी भी सेकना चाहते हैं और ग्रामीणों की सहानुभूति भी हासिल करना चाहते हैं। आज भी उस इलाके में ग्रामीणों ने अपना आंदोलन किया है। वहां पर जो 3 ग्रामीण मारे गए, वहां पर उनकी अंत्येष्टि की गई है, और नक्सलियों के द्वारा जो है ये प्रेरित आंदोलन, मुझे लगता है ये आने वाले समय में और घातक हो सकता है। इसको समझने की जरूरत है, और इस माध्यम से जो है कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन को भी ऐसे मामलों को संजीदगी से लेने की जरूरत है। क्योंकि देखिए 2021 में मनीष जी, मेरे 3 सवाल हैं और मैं उनके छोटे छोटे उत्तर चाहूंगा। पहला सवाल तो ये है कि जो आपने कहा बासागुड़ा से जगरगुंडा जाने वाली सड़क बन रही है, मुझे भी सुनते हुए अरसे बहुत समय हो गया कि जो बासागुड़ा और जगरगुंडा वाली जो सड़क है, ये वहाँ पर नक्सलियों के लिए स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी लोकेशन है जहाँ तक वो नहीं चाहते प्रशासन पहुँचे, पुलिस पहुँचे या आवागमन के साधन पहुँचे। उसको उनका एक हार्टलैंड जैसा कहा जाता है जहाँ पर वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उसकी लड़ाई है कि वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। दूसरा, आपने कहा कि पुलिस प्रशासन के आकलन की कमी रही या उनके आकलन में चूक हुई, तो क्या ऐसा भी संभव है कि जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने इस घटना को एक लिटमस टेस्ट की तरह करके देखा हो कि देखते हैं किस स्तर तक ये आंदोलन जाता है और हमको इससे कैसे निपटना है। तीसरी बात, जितनी बड़ी संख्या में हमको विजुअल में ग्रामीण दिख रहे हैं और जिस एकजुटता के साथ दिख रहे हैं, तो एक गांव के तो इतने सारे लोग हो नहीं सकते, आसपास के कई गांवों के लोग होंगे। उन तक ये कम्युनिकेशन कैसे होता है और लोग कैसे आते हैं, और
जैसा कि आपने कहा कि वो नक्सलियों का पीछे से उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नक्सलियों के दबाव में ही ग्रामीण इस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए शिरेश जी, आपने मतलब जो सवाल किया है, इसका पहला जो सवाल है वो बासागुड़ा और जगरगुंडा की सड़क जो है निश्चित रूप से धुर नक्सल प्रभावित इलाके में बन रही है और ये सड़क का निर्माण पिछले 1 दशक पूर्व जो है स्वीकृत हुआ था, लेकिन ये सड़क अभी तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई है। निश्चित रूप से ये इलाका, चूंकि जैसा कि हम जानते हैं हिडमा का इलाका भी है, तो इस मार्ग पर नक्सलियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग अब तक इस मार्ग पर 50 से ज्यादा जवानों की शहादत हो चुकी है, फिर भी अभी तक ये सड़क पूर्ण नहीं हुई है। दूसरी बात, इस मामले को निश्चित रूप से पुलिस सही ढंग से टैकल नहीं कर पाई। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, अभी जो पिछले 2020 में जो 14 कैंप स्थापित हुए हैं, उन सारे कैंपों को लेकर के ग्रामीणों के आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलनों से कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो निपट करके आगे आई है और वो कैंप आज भी अपनी जगह पर यथावत स्थापित है। वहां पर कोई हिंसा की ऐसी वारदात नहीं हुई पुलिस की गोली से, या ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से ग्रामीणों को बड़ा आंदोलन करना पड़ा हो। तीसरी बात जो है, अगर इस मामले में भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर के अगर इसको थोड़े धैर्य के साथ जो है निपटाते, तो मुझे लगता है कि ये ऐसी हिंसक वारदात नहीं होती और ग्रामीणों को जो है, जो 3 ग्रामीणों की मौत हुई है, इनसे जो है ना बचा जा सकता था, उनका जीवन बचाया जा सकता था। चलिए, हमारे साथ नरेश मिश्रा जी भी हैं। नरेश जी, आपने पूरा घटनाक्रम देखा है और इसको रिपोर्ट भी किया है और आप जिस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वहां पर, आपको क्या लगता है घटनाक्रम के पीछे क्या क्या हालात रहे हैं जिसके कारण ये स्थिति बनी? और ऐसी स्थिति आमतौर पर नहीं देखने में आई है कि जहां ग्रामीण भी इतनी संख्या में हो, फिर पुलिस ने इस तरह से फायरिंग की हो और फायरिंग में ग्रामीणों की मौत हुई हो। जी, ये बिल्कुल सही है। बहुत लंबे समय के बाद ऐसी स्थितियां बनी हैं और देखिए सर, ये स्थिति बनने की पीछे जो असल वजह थी वो यही थी कि जो उस इलाके में एक तरह से जनप्रतिनिधियों की आवाजाही नहीं है, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं किया गया, केवल पुलिस के भरोसे ही ये सारा सब की तैयारी की गई। प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं था और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसमें कोई गंभीरता दिखाई, जिसमें कि चाहे सुकमा के जनप्रतिनिधि शामिल हो, चाहे बीजापुर के जनप्रतिनिधि, इन लोगों ने उन इलाकों के लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश ही नहीं की। पुलिस तो पहले ही वहां पर जब पहुंच रही है तब तक बड़े हमले हो रहे हैं और नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो ये असल वजह थी। और एक बात पिछले कुछ समय से लगातार दिखाई भी दे रही है कि जितना अंदरूनी इलाकों में फोर्स जा रही है, ये नक्सलियों की जनताना सरकार के इलाके हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से सरकार दूसरे इलाकों में चलती है, वहां के ग्रामीण नक्सलियों के नियंत्रण में है और उनके कहने, उनके इशारे पर वो सारी चीजें करते हैं। भले चाहे उनमें से अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि कैंप खुल जाए, लेकिन वो विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। तो जब तक आप लोगों को इस तरह से संभालते नहीं, तब तक तो मुश्किल होनी ही है ऐसी। और ये इस कोर इलाके में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए, छोटे डूंगर के पास नारायणपुर में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, वहां जैसे तैसे मामला संभला, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं तो इस तरह के विरोध हो रहे हैं। और ये समझने की जरूरत है सरकार को भी कि जब अंदरूनी इलाकों में कैंप खुलेंगे तो ग्रामीणों से इस तरह का सामना होगा। ये जरूर हैरान करने वाली बात है कि इतनी तादाद में वोट होने के बाद वहां पर गोलीबारी की नौबत क्यों आई, क्योंकि पुलिस दावा जरूर कर रही कि बैकग्राउंड से नक्सलियों ने गोलीबारी की, लेकिन परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि गोलीबारी की स्थिति से पहले बहुत मौका बना होगा, बहुत मौका मिला होगा, लेकिन ये संभालने में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी कमजोर साबित हुआ। लेकिन ज्यादा अहम जिम्मेदारी मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों की है, उन्हें इस मसले को गंभीरता से समझना चाहिए, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि उन इलाकों में हालात बेहतर हो। आखिरकार तो सरकार की योजना उन इलाकों में पहुंचाना है। नरेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। नरेश, एक सवाल हमारा ये भी था, यदि आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, कि जैसा कि आपने कहा, मनीष जी ने भी कहा कि जो ग्रामीण हैं उनको समझाने के लिए जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि इतने जो धुर नक्सली इलाके हैं वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी इतनी पैठ है जनता के बीच में या ग्रामीणों के बीच में कि उनकी बात को ग्रामीण मानेंगे कि नक्सलियों की बात को मानेंगे?
नहीं, सवाल ये है कि पुलिस की बात तो नहीं मानेंगे, ये पक्की बात है। तो अब ऐसे में अगर नक्सलियों की बात ग्रामीण मान रहे हैं तो इधर से तो लोगों को, जनप्रतिनिधियों को सामने आना पड़ेगा। कम से कम सरकार की मंशा क्या है? सरकार उनके वन संपदा को लूटने के लिए, खनिज को लूटने के लिए नहीं जा रही है। अगर नक्सली ये कह रहे हैं कि वो लूटने आ रहे हैं तो इसका काउंटर करने के लिए तो उनको अपना संपर्क साधना पड़ेगा, उन्हें ये बात रखनी पड़ेगी सामने किसी न किसी जरिए से। और जब बड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है इलाकों में और नक्सली दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जितने भी चाहे दलडीला का पहाड़ हो या दूसरे हो, इन सब एरिया से नक्सल दबाव कम करके, ग्रामीणों का दबाव कम करके पुलिस और सरकार का केवल इंटरेस्ट इतना है कि इन खनिज संसाधनों तक पहुंचना, ये उनका प्रचार है नक्सलियों का। तो आपको सामने आके बताना पड़ेगा। समस्या तो ये है कि पुलिस की बात को वो मानने से रहे और ना मानेंगे। जब ग्रामीणों से पूछा गया कि वो आपसे पुलिस कैंप का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि सप्ताह भर पहले इन्होंने यहाँ से कई गांव के लोगों को उठाया, नक्सली बताया, अरेस्ट किया, कई लोग को शो नहीं किया। तो अब आप सोचिए कि जब गांव के लोग इतने अवेयर है या इस बात को समझ रहे हैं कि उनके लोगों की अरेस्टिंग हो रही है, दबाव बनाकर के कैंप खोला जा रहा है, तो क्या ये दबाव उस इलाके में इतने आसानी से काम करेगा? और अगर कर भी जाए तो कम से कम टकराव तो आपको सामने सीधे तौर पर दिख रहा है। तो इसके लिए एक ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक प्रक्रिया इस इलाके में शुरू करने की आवश्यकता है। यकीनन कोई भी जनप्रतिनिधि आज की तारीख में बिना सुरक्षा उन इलाकों तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन उन इलाकों में जनप्रतिनिधियों का नेटवर्क ना हो ये भी संभव नहीं है। जनप्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए था। अब जिस तरह से घटना हुई उसके बाद सर्व आदिवासी समाज ने अपनी 14 सदस्यीय कमेटी बना दी जो जांच करेगी। जब सरकार को ये बात मालूम है, तमाम लोगों को ये बात मालूम है कि सर्व आदिवासी समाज की वहाँ स्वीकार्यता है, लोग उनको हर चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। जब कोई बड़ी घटना होती, चाहे जवान जो अगवा हुआ था उसके मामले में भी सर्व आदिवासी समाज के नेताओं को इन्वॉल्व किया गया था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता जब इस तरह के कोई बड़े काम हो या इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो सरकार एक कोई मंच या ये सर्व आदिवासी समाज या कोई ऐसी परिषद बना दे जिसमें ऐसे लोग हों जो दोनों पक्षों से बात करके मामले का हल निकाल सकें? देखिए, ऐसा लगता है कि जो खासतौर पर सर्व आदिवासी समाज, जो आदिवासियों के सामाजिक संगठन है, उसके सामने दुविधा ये है कि वो इस मामले में अपना एजेंडा साफ नहीं कर सकते कि वो चाहते क्या है, कि नक्सलवाद के समाधान को वो किस तरह से देखते हैं। कमोबेश बस्तर के जो ट्राइबल लीडरशिप है उसकी भी यही समस्या है। वो भी ये खुलकर सामने आकर ये नहीं कहते कि वो नक्सलवाद के समाधान को किस तरह से देखती है, और वो इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों से सीधे रूबरू नहीं होते, बावजूद इसके लिए वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो। तो ये जो एक बड़ी समस्या है, दुविधा है, चाहे समाज के प्रतिनिधि हों या फिर जनप्रतिनिधि हों, उनके लिए बस्तर इलाके में ये है ही। वो सब चाहते हैं कि बल का इस्तेमाल हो, अपरोक्ष रूप से वो अपना काम करते रहें, लेकिन उनकी वो स्थिति भी नहीं बनती कि वो खुल करके इस मुद्दे पर सामने आ सके। लेकिन अब ऐसा लगता है जो टकराव जिस स्तर पर जा रहा है वो हालात ये बताते हैं कि उनको कहीं ना कहीं खुल करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, इस मामले में पहल करना चाहिए। सर्व आदिवासी समाज की फिलहाल उस इलाके में जांच के जो करने के लिए जो बिंदु उसके तय किए गए हैं उसमें भी शायद ये बिंदु शामिल नहीं है कि उस इलाके में सड़क की आवश्यकता है भी या नहीं भी, या ग्रामीणों को उस इलाके में सालों से अगर वो सुविधाएं नहीं है तो उन्हें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे में जांच के जो नतीजे होंगे वो पुलिस एट्रोसिटी से ऊपर मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ होंगे। नतीजा वही ढाक का 3 पार्ट होगा। अगला कैंप उसके आगे से खोलने की जरूरत है क्योंकि जगह मुद्दा तक सड़क बननी है और फिर इस तरह का विरोध और टकराव की स्थिति सामने आ सकती है। चलिए नरेश, मैं मनीष जी से भी जवाब लेना चाहूँगा। मनीष जी, आपने सुना होगा नरेश को, सवाल मेरा वही है, क्या इस तरह का कोई एक मीडिएटर हो सकते हैं जो इस तरह की घटनाओं में मीडिएट करके समस्या का समाधान कर सकें? बहुत छोटा उत्तर चाहूँगा क्योंकि समय की बहुत कमी है। सुरेश जी, देखिए, जहां सर्व आदिवासी समाज की बात है, दरअसल देखिए ये सरकार की संकल्प शक्ति का मामला है। सरकार नक्सलवाद की समस्या को किस ढंग से देखती है और उसका निराकरण किस ढंग से करती है। अगर आप भाजपा और कांग्रेस सरकार दोनों की कार्यप्रणालियों को अगर आप देखें तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि भाजपा की तर्ज पर जो है ना, कांग्रेस भी ये पूरे मामले को लॉ एंड ऑर्डर की तरीके से जो है ना हल करना चाह रही है। पुलिस के कंधे पर ही नक्सलवाद के समाधान का जो बीड़ा जो है या बोझ जो है वो
डाल दिया गया है, लेकिन पुलिस की स्वीकार्यता क्षेत्र में है नहीं। सरकार जो है सामाजिक संगठनों को इसमें लाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर सामाजिक संगठनों को लाएंगे तो आपको बहुत सारे मामलों पर जो नई नई कमियां हैं वो सारी कमियां सामने आएंगी और सरकार की भी भद्द पिटेगी, क्योंकि ये एक बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि आजादी के 7 दशक बाद भी अंदरूनी इलाकों में हम आज मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए हैं। हम सड़क, बिजली, पानी जैसी मेरा कार्यक्रम खत्म करने का समय हो गया है और हम चाह रहे थे कि ये जो समस्या है, जो प्रॉब्लम आई है, जिस तरह से ग्रामीणों की मौत हुई है, यदि वो ग्रामीण है तो, और यदि नक्सली समर्थक ग्रामीण है तो भी इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, सरकार को ये सोचना चाहिए। और इसके लिए जो बात की है नरेश ने और मनीष जी ने, ऐसे कुछ ग्रुप या ऐसे कुछ संगठन सरकार और नक्सलियों के बीच में या ग्रामीणों के बीच में होने चाहिए, ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना हुए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।